द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके सामने एक नया राज खोलेंगे। आपको एक ऐसी चीज़ के दर्शन करवाएंगे कि आपको बिल्कुल सच्चाई पता पड़ेगी। शेयर बाज़ार में खेल कैसे होता है, किस तरह से इन्वेस्टर को उलझा दिया जाता है और इन्वेस्टर उलझ के रह जाता है और ये सोचता रह जाता है कि मैं अब क्या करूं, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना तो बेच सकता है ना वो खरीद सकता है। उस लॉस को बहुत से इन्वेस्टर तो ऐसे हैं जो 1 रुपये का भी इन्वेस्टर लॉस बुक नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि लॉस बुक करना क्यों आवश्यक है। ये बिल्कुल एनालाइज नहीं करते हैं वो कि नहीं साहब घाटा है, घाटे में तो नहीं बेचेंगे। अरे भाई, बड़े लॉस से बचने के लिए छोटा लॉस बुक कर लो। सबसे बेहतर समझदारी यही है मतलब। लेकिन नहीं मानते हैं कि नहीं साहब घाटे में तो नहीं बेचेंगे, और परिणाम ये है और उलझता चला जाता है और उलझता चला जाता है। अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर 15-15, 20-20% की गिरावट ला देते हैं। आप देख लीजिए, जिन शेयरों के अंदर अब दम नहीं बची है, जो शेयर अपने पुराने वैभव पर जो लौट के नहीं आएंगे कभी भी, उन शेयरों के अंदर भी जब ऑपरेटर खींचता है तो मीडिया प्रशंसा करता है। उसी प्रकार जैसे संगीतज्ञ गाता है ना, गायक जब गाता है गाना तो वाद्य यंत्र बजने लगते हैं, पीछे बैठे लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं। उसी तरह से मीडिया अपना ये काम करता है कि वो संगीत बजाता है और गायक गाना गाता है। यानी ऑपरेटर बादशाह को की प्राइसेस को ऊपर खींचता है और वो संगीत बजाते हैं, दोनों उसको एक मधुर धुनों में बदलते हुए इन्वेस्टर को फंसा जाते हैं। सच्चाई कह रहा हूँ, इतनी कड़क और साफ सच्चाई कोई नहीं कहेगा, इतनी हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। ये जो 10-12 शेयर्स का, बड़े बड़े शेयर हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। LIC का जिस दिन से IPO आया उस दिन से आज तक इसने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। इसका अभी ऊंचा प्राइस 1200 था। 1200 पे खूब रिकमेंडेशन आती थी, 1150 पे 1100 पे आती थी। अभी इसका भाव 962 रुपये रह गया। 962 पे कोई रिकमेंडेशन नहीं आती। आप कहीं पर कोई नाम ही नहीं लेता है, टीवी पे आप देख लीजिए। नहीं तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है कि इन्वेस्टर की, रिटेल इन्वेस्टर की अज्ञानता और अनभिज्ञता का ये लाभ उठा जाते हैं और खूब संगीत और गायन बजा करके और शेयर को 1150, 1200, 1250 में बेच गए उस समय। इसका प्राइस अर्निंग रेशो 14.6 है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशो कोई मायने नहीं रखता है। इनके बैरोमीटर अलग ही हैं और कुल मिला के इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ मिलने मिलाने वाला कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बता दूं, दिस इज द वर्स्ट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज द वर्स्ट सेक्टर फॉर ए इंश्योर्ड पर्सन। आप टर्म इंश्योरेंस करवाइए लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और ये जो व्हीकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो जरूरी है, करवाना ही पड़ेगा। तो वो कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, दैट इज एन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से मैं जो समझाता हूँ बार बार कि आप आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब पैसे से तो आत्मनिर्भर जब ही बनोगे जब आपको ज्ञान होगा शेयर बाजार का। लेकिन शेयर बाजार में भी आत्मनिर्भर बनो, किसी की ओर देखो मत, समझिए, पढ़िए, लिखिए, लेकिन जो बेसिक एथिक्स है उनको तो सीख लो भाई, वो काम आएंगी। उसीलिए ऐसा हुआ है। कितना? करीब 225 रुपये नीचे गया है, 22% का चोट आ गई। और अब कब ऊपर आएगा नोबडी नोज, साल भर बाद आएगा। अब उतने इस रकम को अगर कोई आदमी प्रॉपर इन्वेस्ट करता दूसरे शेयर में, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, तो पैसा मिलता कि नहीं मिलता उसको। अब चलते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट के बारे में एक भी एनालिस्ट, मैं तो कह चुका हूँ, खैर पहले कई बार बता चुका हूँ कि एशियन पेंट के वो दिन अब लग चुके हैं। ओपस पेंट और JSW पेंट
अब तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था एशियन पेंट से टक्कर लेने वाला, बट नाउ दो वेरी बिग पावरफुल एंड लार्ज प्लेयर्स हैव इमर्ज्ड इन द मार्केट, और ये इसको सर्वाइव नहीं करने देंगे एशियन पेंट को। इसका जो मार्केट शेयर है उसको खा जाएंगे, मतलब खा ही रहे हैं। इसीलिए एशियन पेंट ने पहली बार लॉस दिया है। लॉस का मतलब डाउन आया, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो डाउन आ गई है। 1475 करोड़ रुपए से गिर के 1187 करोड़ रुपए रह गई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए इसी तरह मैं LIC में भी बताने से रह गया उस समय। LIC में तो थोड़ी सी ग्रोथ आई है हल्की सी, लेकिन माल टिका गए, वो ग्रोथ दिखा करे वो मतलब इसका मतलब। तो एशियन पेंट में 1475 रुपये से करोड़ से इसका प्रॉफिट गिर के 1187 करोड़ रुपए रह गया है। ये मेरा ख्याल पहला अवसर है जब एशियन पेंट ने इस प्रकार से डाउनफॉल ऑफ द प्रॉफिट शो किया है। तो दोस्तों 3423 रुपये से ले जाके 3041 रुपये पे लापटका इसको टिका गई माल को, इकट्ठे कर लिए किसी ने 2800-2900 रुपये में। अल्लाह गुल्ला मीडिया में मचा मचू के ऊपर हो जाएगा, ये टारगेट है वो टारगेट है, ले गया, खत्म केस, बेच गया। लोगों ने ले लिए, ट्रेडिंग के चक्कर में ले लेते हैं, F&O के चक्कर में ले लेते हैं कि अभी बुक करते हैं, कल सुबह करते हैं, वो ऐसा इंजाम कर जाते हैं, लोग कर लो बुक लो। कोई बुक नहीं कर सकता दोस्तों, संभल के रहिए, ध्यान रखिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया आप लोगों ने। डाबर, जब जब डाबर के अंदर तेजी लानी होती है, जब जब डाबर के को ऑपरेटर एक्यूमुलेटेड स्टॉक एक्यूमुलेट कर लेता है नीचे रेटों में और 150 रुपये 150 रुपये ऊपर करके बेच जाता है। ये क्रम मेरे को देखते 10 साल हो गए कम से कम, बढ़ता नहीं है ये क्यों बढ़ेगा? इसकी टक्कर पतंजलि से है, इसकी टक्कर इमामी से है। इमामी कौन है मालूम है आपको? इमामी कॉस्मेटिक सेक्टर में तो पहले से था ही, और फिर इन्होंने झंडू को खरीद लिया था, और झंडू की जो इमेज थी वो हर सूरत में डाबर से ऊपर थी। वो थोड़ा कलकत्ता बेस है, थोड़ा इतना प्रचार नहीं कर पा रहे, और इतने में पतंजलि आ गया तो डाबर तो उठ ही नहीं सकता। मैं आपसे बताऊँ, पतंजलि के सामने डाबर टक्कर नहीं ले सकता आयुर्वेदिक दवाओं में क्वालिटीज। सच्चाई ये है। तो डाबर की भी प्रॉफिटेबिलिटी एक साल बाद भी घट के आई है। 506 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस साल जून में 494 करोड़ रुपये आया है, और अभी और घट के आएगा ये जो सितंबर क्वार्टर में, मैं समझता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। उसी का परिणाम है कि 672 ले जा करके 567 पे शेयर पड़ा है, 100 रुपये, 20% डाउन है शेयर रफली, 19-18 हुआ। टाइटन बहुत अच्छा शेयर है, टाटा का शेयर है, बहुत पैसा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आज टाइटन के भी कॉम्पिटिटर इमर्ज हो गए बाज़ारों में। कल्याण ज्वेलर है, जैसे ओपनली दिखाई देता है, लिस्टेड है। सैंको गोल्ड है, ये हाईली रेपुटेड लोग जो इमर्ज हो रहे हैं। अनदर थिंग, आदित्य विक्रम कुमार मंगलम बिरला ने भी अपने शोरूम खोलना शुरू कर दिया है, 4 शोरूम वो खोल चुके हैं। रिलायंस ने भी ज्वेलरी के शोरूम खोलना चालू कर दिया। तो कल्याण ज्वेलर और सैंको गोल्ड ये तो सेकेंडरी लेवल के ज्वेलर माने जाएंगे, चलो इनकी रेपुटेशन उतनी सुपर नहीं है प्योरिटी के मामले में टाइटन की, लेकिन जो कुमार मंगलम के यानी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के जो शोरूम है ना, मतलब इसके ज्वेलरी के, और जो रिलायंस के शोरूम है वो तो सुपर इमेज है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। मतलब वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रेपुटेड कॉरपोरेट्स हैं, अच्छे घराने हैं देश के, उनकी क्वालिटी में, उनके मतलब उसमें प्योरिटी में कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है। मतलब तो इसको भी 3887 रुपये ले जाके 3511 रुपये लटका है। इसका पी रेशो 90 रुपीज़ है, और इसका प्रॉफिट जो है 1053 रुपये से 715 करोड़ रुपये आ गया पिछले क्वार्टर में। उसके बावजूद भी शेयर को खींच लेंगे, आप देख लीजिए, और खींच करके टिका गए। हालांकि इसका बिजनेस अपडेट तो सही आया अभी कि 25% सेल बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी हु नोज। गोल्ड की प्राइसेज जो घटी थी, बढ़ी थी, फ्लक्चुएशन आए, उसका क्या इफेक्ट आया इस पर, ये देखना पड़ेगा। एशियन पेंट का बात हो गई, एशियन पेंट की बात हो गई है ना। अब अपन चलते हैं ग्लोबल हेल्थ।
जो गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल है उसकी बात करते हैं। उन्होंने भी उसकी रेपुटेशन को ऑपरेटर ने इनकैश कर लिया है और 1514 रुपये ले जा करके शेयर को 1042 रुपये लपटका है, यानी 35% का डाउनफॉल है। अब दोस्तों क्या है, पी रेशो 58 है इसका। अब 100 इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। 106 करोड़ का प्रॉफिट आया है लेटेस्ट क्वार्टर, जून एंडिंग क्वार्टर में, और लास्ट ईयर 124 करोड़ था। सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीजनेबिलिटी का इफेक्ट भी इससे मालूम पड़ जाता है। कोई कहेगा कि साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मत टैली करो, आप ईयर ऑन ईयर टैली करो। ईयर ऑन टैली कर रहे हैं हम। तो 124 करोड़ से घट के 106 करोड़ प्रॉफिट आया है। बट इट शोज द प्रॉफिट्स आर मैनिपुलेटेड एंड पीपल्स हैव बीन चीटेड एंड लूटेड। 35% का डाउनफॉल आ गया। देखिए, शेयर का भाव गिर जाए वो कोई बात नहीं, मझगांव का भाव गिर गया, हिंदुस्तान मतलब एरोनॉटिक्स का भाव गिर गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भाव गिर गया, कोई खास बात नहीं, बट द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट। लेकिन यहाँ चोट फंडामेंटल्स पे पड़ी है। मतलब ये जितने भी शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ दीज शेयर्स हैव बीन बीटन। मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट द प्राइस ऑफ द शेयर वाज पुश्ड अप एंड दे वर थ्रोन on the small investor. He was cheated by the operators. टीटागढ़ वैगन की भी पोजीशन ये है कि रेलवे का शेयर 1897 रुपये हाईएस्ट गया है, यानी 1900 मान लो 1897 में 1900 में क्या फर्क है मोटे रूप में बोलने में। अभी रेट है 1148। कितना आ गया दोस्तों? करीब 70% डाउन आ गया। मतलब अभी देख लेते हैं, एग्जैक्ट चेक करते हैं। 1148 बटा 1897, 45% डाउन आया। मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों आया कि जो उम्मीदें थी कि टाइटन ये जो टीटागढ़ ये कर देगा वो कर देगा, वो मटेरियलाइज नहीं हुई। जो ऑपरेटर को मालूम था वो पहले टिका गया। जून की जो वर्किंग आई है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में पिछले साल 75 करोड़ प्रॉफिट आया था, इस साल 67 करोड़ प्रॉफिट आया। और कितनी ज़ोर की खबरें छोड़ी गई कि रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ मिलकर के ये व्हील्स बनाएगा। तो ये बात तो से एक व्हील बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको एमओयू मिला है, मतलब परमिशन मिली है। रेलवे ने उन व्हील्स का उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन कब तो प्रोजेक्ट लगा, कब उसकी सप्लाई हुई, कितनी हुई है, ज़मीन भी अलॉट नहीं हुई थी। उसके बाद उसको कह रहे थे इतना टर्नओवर आ जाएगा, इसका इतनी सेल आ जाएगी, और मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाया था इस पर। दूसरी बात है, ये वंदे भारत रेल बनाएगा, इसके लिए था। तो वंदे भारत का एमओयू, इसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ में एमओयू हुआ है, और मेरठ के आसपास इनको ज़मीन अलॉट करने की भी बात है, शायद वो हो गई होगी अब तो। लेकिन वंदे भारत रेल बनाने जैसा इतना बड़ा कारखाना कोई हथेली पे सरसों नहीं उगेगी। वो 2-5 महीने, 20 दिन का, 2 महीने, 4 महीने वो प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे। वो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 5 साल चाहिए कम से कम, 4 तो मान ही लीजिए, अब इससे कम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, और वो जॉइंट वेंचर्स हैं, वो जॉइंट वेंचर हैं, वो सोल ऑनर नहीं होगी टीटागढ़ वैगन। तो आप देखिए, कहाँ तो 1900 रुपये, कहाँ 1148 रुपये। हाईली रिग्रेटिंग ऑन दी पार्ट ऑफ दी रिटेल इन्वेस्टर भी बोला है मतलब। और मेरे से तो 1500-1400 रुपये के आसपास लोगों ने जितना पूछा, मैंने सबको कह दिया बेच दो आप। मतलब उसको मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है, लेकिन अब कोई पूछता है तो हेल्प करनी पड़ती है, उसको फ्रेंडली हेल्प देता हूँ। मैं तो कोई पैसे तो लेता नहीं हूँ मतलब किसी से। एक्शन कंस्ट्रक्शन 1695 रुपये से 1341 रुपये आ गया। इसका भी जो 46.3 का पी रेशो है, और टीटागढ़ का पी रेशो दोस्तों 90 रहा था उस समय हाईएस्ट। अच्छा, अब आप अपना एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं।
लास्ट ईयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 88 करोड़ का प्रॉफिट था जो 84 करोड़ है, यानी ग्रोथ चौक हो चुकी है इन कंपनियों में। ग्रोथ अब कोई दम नहीं बचा है इनकी ग्रोथ में, सैचुरेटेड हो चुकी है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। उसका कारण है कि आप ये देखिए कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन होता है। आपने पहली रोटी खाई, आपको बहुत ज़्यादा भूख थी उस समय, इसलिए पहली रोटी आपने, मैं समझता हूँ 50 सेकंड की जगह 25 सेकंड में खा ली। आप दूसरी रोटी जो खाएंगे उसमें स्पीड स्लो करेंगे निश्चित रूप से, उसको 75 सेकंड लगे, और तीसरी रोटी खाने में आपको 2 मिनट लगे, और चौथी रोटी के लिए तो आपने मना ही कर दिया। इन दी सेम वे आज रेलवे मान लो वैगन खरीदता है, इस साल 1.5 लाख खरीदे, अगले साल भी 1,70,000 खरीदे, उससे अगले साल 2.25 लाख खरीदे या 2 लाख खरीदे, तो हर साल अगर वैगन की संख्या बढ़ती जाएगी रेलवे में तो क्या हाल होगा? जगह कहाँ है रेलवे में इतनी, और इतना यूटिलाइजेशन भी नहीं है। कोई भी बायर जो है कोई सामान खरीदते समय देखता है यूटिलाइजेशन कितना होगा इसका, मुझे ज़रूरत है या नहीं इसकी। तो एक दफ़ा तो उसके अंदर सैचुरेशन आएगा ही आएगा, फिर चाहे 3 साल 2 साल बाद फिर धंधा चालू हो जाए। तो डिमांड जो आप मान लो गिरती भी नहीं है तो 2.25 लाख वैगन जो मालगाड़ी के वैगन उसकी रिक्वायरमेंट रह जाएगी उसकी, तो है कि नहीं है? तो बढ़त तो नहीं आई ना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हो जाती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन की वही पोजीशन है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट बनाता है, जैसे जस्ट लाइक जेबीसी मशीन है, डंपर, रोड रोलर एटसेट्रा, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रा की कंपनियां थी, उन कंपनियों ने उनको जो ऑर्डर्स मिलने की संभावना थी और जो मिले उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए खरीद लिए वो। मतलब अब जब मोदी सरकार आई, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम शुरू किया, खासतौर से रोड सेक्टर के अंदर, ब्रिजेज के अंदर, रेलवे में, तो वो आवश्यकता एक बार तो उनकी पूरी हो गई ना। अब जब वो फिर खरीदेंगे तो काम और बढ़ेगा, उससे आगे काम बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है। और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है, आज आपको 2 प्रोजेक्ट मिले हैं, तो पहले वाले तो पूरे भी तो हो गए ना, तो उनसे जो स्पेयर मैन पावर और जो आपके इक्विपमेंट स्पेयर होंगे वो नए प्रोजेक्ट में काम आ जाएंगे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एक्शन इक्विपमेंट में भी सैचुरेशन आ चुका है। मतलब दोस्तों, दिस इज द पोजीशन। कई क्वार्टर्स मैंने देखे हैं इनके, उनमें बढ़त नहीं है। मतलब टाइटन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, एशियन पेंट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, डाबर के सामने चुनौती है। ये वो शेयर हैं जो अपने जीवन के सैचुरेटेड लेवल पर है, आगे चलना बहुत मुश्किल है। मेरा खाली एनालिसिस है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसका आप ये ध्यान रखा करो मोटा का निकट भविष्य में किस कंपनी की डिमांड सैचुरेशन जो है वो डिमांड सैचुरेट होने जा रही है या हो चुकी है, इस बात का बेसिकली ध्यान रखिए। और 2-3 साल तक कोई कंपनी चल लेती है, उसके बाद में देखिए उसमें स्लो डाउन आता ही आता है। अभी भी जो आज बाज़ारों में, अभी इस समय भी जो बाज़ारों में ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि बाज़ार को समझ नहीं पा रहा कोई, आईआईपी का आंकड़े डाउन आए, मतलब बाज़ार चलेंगे लेकिन कौन से सेक्टर चलेंगे? डिफेंस चलेगा, ग्रीन एनर्जी चलेगा, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स चलेंगे, है कि नहीं? और आपके जो है कि साहब ये सेमीकंडक्टर चिप्स के जो शेयर जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होती जाएगी वो बढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बार सैचुरेट हो गई। हो सकता है मोदी सरकार 1.5 साल बाद, मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, काम चालू रहेंगे, काम मिलते रहेंगे, इनका रिवाइवल हो जाएगा डिमांड का। लेकिन टाइटन में थोड़ा सा कंपटीशन आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड की प्राइसेज ऊपर गई है, उसका डिमांड भी घटती है। जो बाप अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए लगा रहा था वो 25 लाख लगा देगा। बस सीमा तो है ना एक मिडिल क्लास के आदमी की, तो वो सोना कितना दे पाएगा? इतना महंगाई और भी आई है। वो 5 लाख का जो एक्स्ट्रा बजट है वो खाने पीने में है, कपड़े वपड़े में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, व्हीकल्स में है, होटल हायरिंग में है, स्पोर्ट हायरिंग में है, उनमें जाएगा ना।
तो सोने पे वो कितना बजट बढ़ा के लगा देगा वो। सोने का दाम 30,000 रुपये से 75,000, 78,000, 80,000 रुपये होगा। गढ़ाई सहित, मेकिंग सहित तो ये पड़ता है करीब 90,000, इससे नीचे नहीं पड़ेगा। टाइटन तो 21% लेता है गढ़ाई। मेकिंग चार्ज इज बीइंग चार्ज बाय टाइटन एज 21%। तो 79 में खरीदोगे तो करीब 96-97,000 रुपये का पड़ेगा एक तोड़ा सोना 10 ग्राम। कितना सोना दे सकता है एक मिडिल क्लास का अपने आदमी अपनी बेटी को या अपनी बहू के, कितना सोना चढ़ा सकता है बताइए आप। ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपको। तो नेचुरली द डिमांड विल रिड्यूस। ये तो वो डिमांड है जो कच्चा पैसा जनरेट हो रहा है ना बाजारों में, उसके बदले सोना खरीदा जा रहा है, क्योंकि वो शेयर बाजार में काम नहीं आ सकता वो पैसा। प्रॉपर्टी में भी काम आएगा तो बड़ी तसल्ली से काम आएगा। तो उसके कारण सोने की डिमांड है। बाकी और जो डोमेस्टिक जो मिडिल क्लास यूजर्स हैं, वेडिंग वगैरह में काम लेते हैं, उसके कारण मैं समझता हूँ कोई खास डिमांड नहीं है, मतलब जो नॉर्मल से भी बिलो है डिमांड। तो ऐसी सूरत में आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। सावधान रहें, मेरा मतलब ये है हर कदम पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है, वरना ये जेब ऐसा बाजार है जहाँ कौवे मंडरा रहे हैं ऊपर और आपकी थाली में से तुरंत रोटी उठा ले जाएंगे मौका लगते हुए। वैसे इससे बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।